आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं। और आज हम लोग इस 10 मिनट शो सीरीज में, जहां हमारा प्रयत्न रहता है कि कम समय में बेहतरीन कंटेंट, ऐसा कंटेंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, उसको कम समय में हम लोग डील करें। और आज हमारा टॉपिक है प्रमुख संवैधानिक संशोधन, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। हम लोग ये प्रयत्न करेंगे कि इस एक वीडियो में हम लोग मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करें, और जो ना हो पाएंगे तो उसको हम लोग पार्ट 2 में भी देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तब एक ऐसा वर्ग था जिसके पास बहुत बड़े स्तर पर जमीन थी, जबकि एक दूसरा वर्ग, बड़ा वर्ग ऐसा है कि जिसके पास जरा सी भी जमीन नहीं है, और वो बड़ा वर्ग अन्य लोगों की जमीन पर लेबरर के रूप में काम करता है। और इसीलिए फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से सरकार ने यह प्रयत्न किया कि जमींदारी खत्म करो, जमींदारी प्रथा, और इसलिए एंटी जमींदारी लॉज लाई गई थी। अब सरकार को यह भी पता था कि जब हम लोग ये कानून ला रहे हैं तो कहां लाए थे, 9th शेड्यूल ऐड किया गया इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। और ये 9वीं अनुसूची में हमने देखा कि भूमि सुधार कानून डाले गए, जमींदारी प्रथा को खत्म करने वाले कानून डाले गए। लेकिन सरकार को इस बात का अंदेशा था कि जिनकी जमीन हम ले रहे हैं, यानी जो जमींदार हैं, वो कोर्ट जाएंगे। इसीलिए इसी संविधान संशोधन में 2 आर्टिकल इंसर्ट किए गए, 31 क 31 ख, यानी 31A और 31B, जो क्या कहते हैं, जो कहते हैं कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी कानून सरकार ने डाले हैं वो न्यायिक समीक्षा से बाहर होंगे, यानी कोई उनको कोर्ट में चैलेंज ना कर पाए उन लॉस को जो 9th शेड्यूल में डाले हैं। इसलिए 31 और 31B उन 9th शेड्यूल के लॉस को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको जुडिशियल रिव्यू से बचा के, न्यायिक समीक्षा से बचा के। तो ये हो गया आपका पहला संविधान संशोधन। फिर आ जाओ 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, बहुत महत्वपूर्ण। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस टाइम पर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स कुछ इस प्रकार से था, यानी भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9, जो ये 4 चैप्टर्स हैं संविधान के। इसमें हम देखते हैं भाग 6 में एक भाग क नाम के राज्य थे, फिर भाग 7 में भाग ख नाम के राज्य थे, फिर भाग ग राज्य और भाग घ राज्य, यानी पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स और पार्ट डी स्टेट्स। लेकिन 1956 आते आते इसकी नीड नहीं लगी और इसको अब हटाना था। इसीलिए यह डिसाइड किया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत कि जो राज्य सरकारों के प्रावधान होंगे वो सभी प्रावधानों को एक चैप्टर में डालते हैं, और इसलिए एक चैप्टर डेडिकेट किया गया स्टेट गवर्नमेंट को, पार्ट 6। और ये पुराना क्लासिफिकेशन बच्चे खत्म कर दिया गया और सारे राज्य सरकार के प्रावधान डाल दिए पार्ट 6 में। अब आपको क्या करना है, पार्ट 7 की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसको हटा दिया। जो पहले पार्ट 8 में पार्ट सी स्टेट्स हुआ करते थे, तो जो चैप्टर नंबर 8 है आपका संविधान का, तो उसके अंतर्गत पार्ट सी स्टेट्स थे। लेकिन अब यहां पे डाल दी गए यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश, और फिर पार्ट 9 को भी रिपील कर दिया गया। तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ही आपके संविधान के 2 चैप्टर पार्ट 7 और पार्ट 9 को रिपील किया, यानी इनको अबॉलिश कर दिया, इनका उन्मूलन कर दिया। ठीक है, चलिए अच्छा और बात करें तो पहले तो ये हमें समझ में आ गया, एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, 4 श्रेणियां खत्म की गई। और क्या किया गया, कॉमन गवर्नर और कॉमन हाई कोर्ट। हमारा ओरिजिनल संविधान कहता है कि एक गवर्नर एक स्टेट पर होगा, लेकिन 7th अमेंडमेंट ने क्या बोला कि नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक गवर्नर हो सकता है, और आज ऐसा कई जगह है भी। फिर हाई कोर्ट्स के लिए भी ऐसी ही बात थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एक स्टेट एक हाई कोर्ट, लेकिन यहाँ 7th अमेंडमेंट क्या बोलता है कि नहीं, कि अधिक जो स्टेट्स हैं, एक से अधिक स्टेट्स हैं, उन पे भी कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने यही चीज देख ली, तो सिंगल गवर्नर और कॉमन हाई कोर्ट, तो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। साथ साथ हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो यूनियन टेरिटरीज पर भी एक्सटेंड किया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र, गोवा, इनके साथ साथ दमन दीव दादरा नगर हवेली, इस पे भी जुरिस्डिक्शन रखता है। कलकत्ता हाई कोर्ट अंडमान और निकोबार पे भी जुरिस्डिक्शन रखता है, यानी अंडमान और निकोबार क्षेत्र का कोई व्यक्ति जो कि हाईकोर्ट जाना चाहता है तो उसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट है। ठीक है, तो ये चीजें 7th अमेंडमेंट एक्ट में की गई। फिर हमने क्या देखा, अगली चीज जो है वो है 10th अमेंडमेंट एक्ट, और हम देखते हैं कि दादरा नगर हवेली, यहां पर जो अभी तक पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, तो वो पुर्तगालियों के नियंत्रण से आजाद हुआ
और उसके बाद उसको भारत के संघ में यानी इंडियन यूनियन में बच्चे एंट्री मिलती है 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 की वजह से। तो इस 10वें संविधान संशोधन अधिनियम ने दादरा नगर हवेली को भारत के संघ में शामिल किया और केंद्र शासित प्रदेश में उसको मान्यता दी। फिर 12वां संविधान संशोधन अधिनियम, अब जैसे दादरा नगर हवेली गोवा के कब्जे में था, पुर्तगाल के कब्जे में था, वैसे ही हम लोग देखते हैं कि गोवा, दमन और दीव ये भी पुर्तगाल के कब्जे में थे। और जब ये आजाद हुए उनसे तो उसके बाद हमने इनको इंडियन यूनियन में एंट्री दिलवाई और तब ये यूनियन टेरिटरी थे शुरू में। तो ये 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 के माध्यम से इनको इंडियन यूनियन में एंट्री मिली और यूनियन टेरिटरी तब ये बनाए गए। गोवा शुरुआत में एक यूनियन टेरिटरी था, आगे चल के उसको एक राज्य का दर्जा मिलता है। तो ये 12th, तो 10th में दादरा नगर हवेली, 12th में गोवा दमन दीव, ये दिमाग में रखेंगे। फिर बात करें बच्चे आगे की, तो आगे हम देखते हैं 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। यहां नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया। असल में नागालैंड पहले असम के अंतर्गत ही आता था, तो असम राज्य के अंतर्गत एक जिला ये नागालैंड हुआ करता था। इसको पहले नागा हिल्स बोला करते थे, लेकिन फिर इसको एक फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा मिला। ध्यान रखना, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये लागू होती है 1963 में। इसलिए कभी कोई आपसे बोले नागालैंड राज्य कब बना, तो नागालैंड राज्य बना है बच्चे, स्टेट बना है 1963 में। तो 13th अमेंडमेंट एक्ट में नागालैंड को स्टेट का दर्जा, जबकि 14th में क्या कहानी है, अब जैसे दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा ये थे पुर्तगालियों के कब्जे में, वैसे ही पुदुचेरी फ्रेंच लोगों के कब्जे में था। और 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के माध्यम से हमने पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया और यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया और तब से लेकर आज तक ये यूनियन टेरिटरी है। चलो आगे बढ़े, चलो तो 10th में आपका दादरा नगर हवेली, 12th में दमन दीव गोवा, 13th में नागालैंड और 14th पुदुचेरी। फिर आ जाओ 21वां संशोधन अधिनियम 1967। अब जो हमारा ओरिजिनल संविधान था बच्चे, उसमें हम देखते हैं कि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस थी 8, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस थी 14 और शेड्यूल नंबर क्या था 8। तो जो 8th शेड्यूल है बच्चा, उस 8th शेड्यूल में हम देखते हैं कि 14 लैंग्वेजेस को मान्यता मिली थी। तो यहां पर देखें, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल रूप से 14, लेकिन आज 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। तो ये 22 कैसे बनी, ऑब्वियस सी बात है, बीच बीच में इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो सिंधी भाषा 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया था तो उससे सिंधी भाषा 15th शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनी। अब यहीं पर आगे की भी बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो इसको आप एक शब्द से याद रख सकते हैं, क्या, कमाना। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो कमाना, तो कमाना से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, तो इसके लिए आप बच्चे क्या कर सकते हैं, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, तो बोर्ड मास एक शब्द है, तो बोर्ड मास के माध्यम से, बोर्ड मास, इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो जो बाद में और ऐड हुई, तो देखो ओरिजिनल 14 थी, फिर 15वीं सिंधी, फिर 16, 17, 18 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और फिर 19, 20, 21, 22 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। तो आज 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आपकी हो गई हैं। ठीक है, चल, तो ये हमने बात कर ली है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। फिर देखो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और क्योंकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में यह कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार संशोधित नहीं कर सकता है, तो यहां पे पार्लियामेंट ने काउंटर अटैक किया और इस संविधान संशोधन में क्या कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग मूल अधिकारों सहित संशोधित कर सकता है। तो यानी क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज। तो पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ साथ राष्ट्रपति के लिए भी एक चेतावनी है कि अगर संविधान संशोधन विधेयक आपके पास हम भेज रहे हैं तो आपको हाँ ही कहना है, आप ना नहीं कह सकते, ना ही आप पुनर्विचार के लिए लौटा सकते, ना, आपको हाँ ही कहना है, आपको अपनी सहमति देना अनिवार्य है। पता चला यहां पर प्रेसिडेंट ने ये जो बिल है उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेड इट कंपलसरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब आ जाओ बच्चे 26वां संशोधन अधिनियम 1971। अब जब हमारा देश आजाद हुआ था, ऐसे टाइम पर साम दाम दंड भेद भारत सरकार ने अपनाया था,
ताकि अलग अलग देशी रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट्स जिनके पास ऑप्शन था कि वो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान या स्वतंत्र रह सकते हैं, तो वहां पे हमने उनको आकर्षित करने के लिए कि वो इंडियन यूनियन में मर्ज हो, हमने कुछ राज्यों के हेड को क्या बोला कि हम आपको जीवन भर पैसा देंगे, आप हमसे जुड़ जाओ। उनने हाँ कह दिया। लेकिन आगे चल के 1971 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने प्रिवी पर्स अबॉलिश कर दिए। इनको प्रिवी पर्स कहा जाता था, प्राइवेट पर्स की हम पैसा देंगे, लेकिन अबॉलिश कर दिया। क्या कहा इंदिरा गांधी जी ने कि नहीं भाई, हम अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो ये इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समता के अधिकार के विरुद्ध है, और इसलिए हम लोग ये प्रिवी पर्स बंद कर रहे हैं, ये पैसा देना बंद कर रहे हैं, जो कि एक प्रकार का धोखा है। लेकिन देश हित में ऐसा किया गया, तो रियासतों के पूर्व शासकों को प्रिवी पर्स और विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए, अबॉलिश दी प्रिवी पर्सेस। फिर 31वां संशोधन अधिनियम 1973, यहां लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, और अभी ये कितनी है वर्तमान में? 543, क्योंकि आपको पता है कि 2 एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेशन पहले होते थे अब नहीं होते, वो भी आगे चल के हम एक संविधान संशोधन पढ़ेंगे। लेकिन 1973 में लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 45 कर दी थी। 36वां संशोधन अधिनियम 1975, यहां सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब देखो कहानी क्या है, जैसे हमने नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा देखा था, लेकिन नागालैंड तो ऑलरेडी असम राज्य का एक हिस्सा था और भारत संघ का पार्ट था। लेकिन सिक्किम की कहानी अलग है। सिक्किम में असल में एक मोनार्की थी, चौग्याल वंश या चौग्याल मोनार्की। तो एक राजा बहुत शताब्दियों से एक वंश यहाँ पे शासन करता था, और 1975 से पहले भी ऐसा चौग्याल वंश था। लेकिन इस टाइम पर यहाँ सिक्किम की स्थिति बहुत खराब थी, लोग भी नाखुश थे, और ऐसी स्थिति में लोगों ने वोट डाल के इंडिया में मर्ज होने के लिए कहा, और इस प्रकार से हमने देखा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के माध्यम से मिल गया। ठीक है जी, चलें अब 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 जरा देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया गया। तो यहां पे 1975 वही साल है जब इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे देश में नेशनल इमरजेंसी इंपोज की थी। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जुडिशियल रिव्यू से परे है, तो जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकता कि जुडिशरी को क्या लगता है कि क्या सच में आंतरिक अशांति है कि नहीं। जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है, हमें लगता है आंतरिक अशांति है तो हम लगा रहे हैं। दूसरी बात, राष्ट्रपति को भिन्न आधारों पर एक साथ राष्ट्रीय आपातकाल की भिन्न घोषणाएं करने का अधिकार दिया गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 1971 में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से देश में नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने पहले ही डिक्लेयर की है, 1971 से वो डिक्लेयर चल रही है। लेकिन इसका आधार क्या था? बाह्य आक्रमण यानी एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर। तो एक सवाल ये उठ रहा है कि जब देश में किसी ग्राउंड पर ऑलरेडी इमरजेंसी लगी है, तो क्या अब 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर फिर से एक डिक्लेरेशन इमरजेंसी का किया जा सकता है? तो कोई इसमें विवाद ना हो, इसलिए इंदिरा गांधी जी की सरकार ने कहा कि किया जा सकता है। वी आर एम्पावरिंग द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन डिफरेंट ग्राउंड साइमल्टेनियसली। चल, तो अभी हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया, तो अभी हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और मैं पार्ट 2 में ये संविधान संशोधन महत्वपूर्ण वाले कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि हमारी जो सीरीज है उसका उद्देश्य है कम समय में मैक्सिमम शानदार एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, तो वो उद्देश्य बना रहे, इसलिए फिलहाल हम लोग इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।